हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया सोसाइटी, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए अब देख लेते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने 1866 में की थी। भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से इसका लंदन में इन्होंने स्थापना की थी। इसने लंदन इंडियन सोसाइटी को परास्त किया और भारत के मामलों और विचारों पर चर्चा करने और सरकार को भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक मंच का रूप था। एसोसिएशन का उद्देश्य देश के स्थानीय प्रशासन में सुधार और सरकार द्वारा संसद द्वारा रखी गई व्यवस्था में सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए कमेंट में ये आंसर बताइए कि दादाभाई नौरोजी ने भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता कितनी बार की। कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मौलाना अबुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ रॉय। आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर है सुभाष चंद्र बोस। देखिए पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल दो पार्टों में बनी थी। पहला पार्ट जो था इसका 1920 से लेकर 1934 का था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें 1934 से लेकर 1942 तक का था। और ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक ब्रिटिश शासन ने भारत में बैन कर दी थी, और यह जो पहली बार जब इसका प्रकाशन हुआ था तो यह 1948 में हुआ था, जबकि भारत आज़ाद हो गया था तब इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और यह जो पुस्तक है यह असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बताती है। इस पुस्तक का सेकंड पार्ट जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। तो कमेंट में आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आपको यह बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर दीजिए सभी। इसका केंद्र महाराष्ट्र था, यह बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे, यह भी सही है। इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था, यहाँ ये गलत है। और इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न, 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था। फेडरिक एंजल्स, एरिक हॉब्सबॉम, अर्नोल्ड टॉयनबी, जॉर्जेस मिशलेट। आंसर दीजिए, क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा। तो यहाँ आंसर सही है अर्नोल्ड टॉयनबी। चलिए अब देख लेते हैं अर्नोल्ड टॉयनबी के बारे में। जोसेफ अर्नोल्ड टॉयनबी इसका इनका पूरा नाम था, और ये विश्वविख्यात अंग्रेज इतिहासकार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कार्यालय के राजनीतिक खुफिया विभाग के लिए इन्होंने काम किया था, और तथा 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। अगला प्रश्न, एल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। दूसरा, इसमें भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली। तीसरा, इसने न्यायालयों में यूरोपियों पर न्याय विचार करने के लिए भारतीय आईसीएस अधिकारियों को प्राधिकृत किया। चौथा, यह राष्ट्रवादियों के समर्थन में एल्बर्ट के नेतृत्व वाला एक आंदोलन था। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। तो यहाँ यह कथन सही है। चलिए एल्बर्ट विल के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं, और एल्बर्ट क्यों आया उसके इस पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। तो हुआ क्या था कि नगरीय नगरीय जो क्षेत्र थे वहाँ भारतीय जज भारतीय तथा यूरोपीय दोनों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन ग्रामीण प्रदेशों में केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुन सकते थे। 1872 में तीन भारतीय जज नियुक्त हुए थे। उनमें से एक थे श्री बिहारी लाल गुप्ता। वह कोलकाता में प्रेसिडेंट दंडनायक के पद पर कार्य कर रहे थे। 1882 में उनकी पदोन्नति हो गई और वह कोलकाता से बाहर भेज दिए गए।
और अब व्यवस्था यह हो गई कि पदोन्नति के पश्चात उन्हें यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं रहा। उसने बंगाल के उप गवर्नर सर एस्ले इडेन को इस विषय में पत्र लिखा कि पदोन्नति पर उसके अधिकार कम हो जाए, यह तो न्याय संगत बात नहीं है। इस भारतीय और यूरोपीय पदाधिकारियों में द्वेष उत्पन्न करने वाले भेदभाव से न्यायाधीशों के अधिकार और शक्तियां नष्ट होती थी। तब तब सर पीसी इल्बर्ट, जो वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे, उन्होंने इस अन्याय को दूर करने की भावना से एक विधेयक, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है, विधान परिषद में 2 फरवरी 1883 को प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया गया। उस टाइम वायसराय कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। 1883 और 84 के बीच में वायसराय कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार यदि यूरोपीय लोगों के मुकदमे दंडनायकों अथवा सेशन जजों के सामने आए तो वो 12 व्यक्तियों की ज्यूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई मांग कर सकते थे। और ज्यूरी में जो 12 व्यक्ति थे उनमें कम से कम 7 व्यक्तियों का यूरोपीय होना आवश्यक था और 5 अन्य हो सकते थे, भारतीय सहित। ग्रामीण प्रदेशों में ज्यूरी जहां द्वारा मुकदमे की सुनवाई असंभव थी, वहां वह मुकदमा न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय की आज्ञा पर कहीं और हस्तांतरित करना होता था। तो ये नया विधेयक पारित किया गया। दैट्स ऑल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? मंगल पांडे, बहादुर शाह सेकंड, रानी जीनत महल या नाना साहेब? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है नाना साहेब। चलिए नाना साहेब के बारे में बात करते हैं। तो नाना साहेब को साल 1827 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद ले लिया था और नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मराठा पेशवा जो थे उनको मृत्यु तक $80,000 पेंशन अंग्रेज सरकार द्वारा मिलती थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को दत्तक पुत्र मानते हुए उनकी पेंशन बंद कर दी। तो ब्रिटिश अधिकारियों के इस रवैये से नाना साहेब बेहद खफा थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को ही सबसे अच्छा विरोध का माध्यम माना। तो नाना साहेब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन मुर्शिद कुली खान, सआदत खान, अलीवर्दी खान, सरफराज खान। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। यहां सही आंसर है सआदत खान। चलिए अब बात करते हैं सआदत अली खान प्रथम के बारे में। तो इनका पूरा नाम जो था वो सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। इनका पूरा नाम मुगल सल्तनत के अधीन ही 1712 में अवध के सूबेदार के पद के ऊपर बैठाए गए थे। कौन? सआदत खां प्रथम। और अवध को एक स्वायत्त राज्य बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनका जन्म 1680 में हुआ और मृत्यु 1739 में हुई। उनका शासन काल बहुत सारे मायने में एक सुंदर काल प्रतीत होता है। उन्होंने अपने राज्य में भ्रष्टाचार पर जबरदस्त अंकुश लगाया था। 1739 में उनके मरने के बाद उनका भतीजा सफदरजंग उनके पद पर आसीन हुआ। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वीडियो पॉज करके यहां 4 ऑप्शन है, आप उनका आंसर दीजिए कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन यह है अगस्त में 1942 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी, यह भी कथन सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यह यहां कथन गलत है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यह कथन यहां सही है। चलिए देखिए बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया एवं इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में हुई, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई।
और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? इब्न बतूता का रेहला, फ्रांसवा वर्नियर का ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, निकालो मानुची का स्टोरी डो मोगोर, या ट्रेवर नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर है इब्न बतूता का रेहला। इब्न बतूता का रेहला यहां से आंसर है। देखिए इब्न बतूता का जन्म जो था वो मोरक्को में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के पूरे 30 साल अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा में गुजार दिए थे। उन्होंने कुल 44 से अधिक देशों की यात्रा की थी। अब भारतीय कनेक्शन देखते हैं इब्न बतूता का। तो साल 1332 के अंत में इब्न बतूता जो थे वो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत आए थे। उस वक्त भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक ने इब्न बतूता का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया था। तुगलक ने बतूता को राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और सारी वीडियो बना सकूं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।